गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्रतियोगी साथियों, देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं आप लोगों के लिए लेवल 3 के प्रोग्राम को शुरू करूंगा। अब मैं लेवल 3 के प्रोग्राम को भी शुरू कर दिया हूं। आप लोग बहुत ध्यान से इसे देखिए और इसका लाभ लेने की कोशिश कीजिए। देखिए मेरे प्रतियोगी साथियों, मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चन को लाऊंगा, ठीक है ना? ओके, एक मिनट, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए आप लोगों के लिए एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चन को लाए जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पैटर्न पे क्वेश्चन को जरा हल करें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन हमें विकल्प के रूप में जब आते हैं, हमारे पास विकल्प होते हैं, हमारे सामने ऑप्शन होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी तैयारी को थोड़ा कमजोर करते हैं। पहले हम लोग इस पैटर्न पे क्वेश्चन को फटाफट जवाब देंगे। अगर आपको नहीं आता प्रश्नों का जवाब तो कोई बात नहीं, आप हमारे पहले वाले वीडियो को देखिए, जहाँ पे मैंने, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने हैमलेट को पढ़ाया है, उसी तरह मैंने शेक्सपियर के सारे इंपॉर्टेंट प्ले को डिस्कस किया है ना? आप लोग उसे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, है ना? और अगर नहीं होते हैं तो आगे मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, अगर नहीं मिलते हैं आपको तो, है ना? तो चलिए जरा देखते हैं, पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि है लेवल 3, आप जान गए ना, लेवल 3 के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से कहा है कि लगभग हम लोग एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल को मिला करके कम से कम हम लोग नियर अबाउट 10,000 क्वेश्चन का एक टारगेट सेट किए हैं और उसे चेज करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी एकदम परफेक्ट हो और एग्जामिनेशन हॉल में जरा सभी कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट ना हो, है ना? पहले प्रश्न को आप लोग जरा फटाफट पढ़िए, कहां से आए हैं ये प्रश्न। हु हेल्प्स प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा इन आइलैंड। देखिए प्रश्न के अंदर ही काफी कुछ प्रश्न भरे पड़े हैं। सबसे पहले तो यही सब सवाल पूछ लिए जाते हैं कि प्रॉस्पेरो जी कहाँ आता है, तो मिरांडा कहाँ आती, मिरांडा कौन है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सीधे तौर से हम लोग प्रश्न को पढ़ रहे हैं, ये द टेम्पेस्ट की बात हो रही है जी। तो कह रहा है हु हेल्प्स प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा इन आइलैंड। आप लोग जरा एक मिनट के लिए अपने दिमाग पे जोर दीजिए, तब तक मैं आप लोगों से बात करते रहता हूं। बताइए जरा कि हु हेल्प्स प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा इन आइलैंड, यानी कि जब प्रॉस्पेरो के राज्य को छीन लिया जाता है, उसको यूजअप कर लिया जाता है, ठीक है ना, उसके भाई के द्वारा, और ये मिरांडा और उसके प्रॉस्पेरो को निकाल दिया जाता है, आइलैंड में होते हैं, तो उनकी कौन मदद करता है जी? जरा फटाफट बताइए, मैं आप लोगों के लिए उत्तर लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। ओके, बहुत ध्यान से देखिए जी। गांजलो, जो गांजलो होता है वही इसकी मदद करता है, प्रॉस्पेरो की और मिरांडा की। ध्यान से देखिए, आप लोग इसमें खुद भी सर्च करने की बराबर कोशिश करिएगा, ठीक है ना जी। आगे दूसरे प्रश्न पे हम लोग चलते थे, क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे भी ध्यान देते चलो। देखो एक ही साथ एक प्रश्न का वजन हम लोग लगभग 10 गुना बढ़ाते चलने की कोशिश करेंगे, कि प्रश्न के अंदर भी बहुत कुछ सीखे, क्योंकि यहाँ प्रश्न हल करने का मकसद अपने ज्ञान का वर्धन करना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है, ताकि हम लोग आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना जी। पहली बात तो प्रॉस्पेरो, मिरांडा और ये गांजेलो जो आते हैं, ये द टेम्पेस्ट में आते हैं, और जब प्रॉस्पेरो और मिरांडा को निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, उनका राज्य का हरण कर लिया जाता है, उजब कर लिया जाता है, तो गांजेलो उनकी मदद करता है। सुनते चलिए, अगर आपको आप मैंने इसको डिस्कस किया है यूट्यूब पर, आप लोग इसको सर्च करिए और पाने की कोशिश करिए, आपको पढ़ाया गया है टेम्पेस्ट, ठीक है ना जी। आगे आप लोग ध्यान देते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ब्रावेंटियो, ओके, इन वेनिस। ये कहाँ की बात हो रही है जी? फटाफट देखिए जी, ये लेवल 3 है। मैं इस समय ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आप लोग लेवल 1 और लेवल 2, देखिए लेवल 3 में आज मैं लिटरेचर के साथ आपके साथ हूं, मैं लैंग्वेज के साथ हूँगा, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, इडियम्स, फ्रेजल मीनिंग, सब कुछ लेवल 3 के तहत आप लोगों के साथ कार्यक्रम किए जाएंगे। और लगभग मैंने जो कमिटमेंट किया है कि आप लोगों के लिए लगभग 10,000 प्रश्न की एक सीरीज लाई जाएगी, और मैं वो बता रहा हूँ यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों को मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ जी, राइट।
लेकिन यूट्यूब पर भी आप लोगों को काफी कुछ मैं दूंगा, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर मैं नहीं दूंगा, राइट। तो आपको मिलता रहेगा, आप कोशिश करिएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ब्राबेंटियो इन वेनिस? पहली बात तो आपको ब्राबेंटियो का नाम सुनते ही पता हो जाना चाहिए जी कि इस करेक्टर का नाम कहाँ आ रहा है। इस करेक्टर का नाम आता है जी अथेलो में, ठीक है ना। ओके, मैं और बताता चलूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ता चलूं, आप लोग जुड़ो। उबना नहीं चाहिए जी, क्योंकि उब नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हो तो। मजा आ रहा है कि मजा नहीं आ रहा है जी, ये सब बातें खारिज करो। अथेलो में आता है ब्राबेंटियो, और ये जो होता है ये डेस्टिमोना का पिता होता है जी, ये भी आप जोड़ते चलो जा फटाफट। तो ये पूछ रहा है कि आखिर में जो ब्राबेंटियो यानी कि जो डेस्टिमोना का पिता होता है अथेलो में, वो किस पद पर होता है? वो किस पद पर होता है, क्या होता है? नौकर होता है कि सेनापति होता है कि सोल्जर होता है कि सीनेटर होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो भी एक सीनेटर होता है, ठीक है ना। सीनेट का एक सदस्य होता है, सीनेटर होता है। लिख दें क्या? राइट, ध्यान देते हैं, ये भी आप ध्यान से सुनते चलो। आपने अगर पढ़ रखा है तो आपका सब कुछ सही है, सीनेटर होता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा जी। ओके, तीसरा प्रश्न क्लियर। ओके, आगे ध्यान देते हैं। इन व्हाट एक्ट एंड सीन डेस्टिमोना इज किल्ड? ओके, देखो बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूं जी, आप लोगों से कह रहा हूं कि लेवल 3 है, ये मान के पढ़ाया जा रहा है कि आप सब कुछ फिनिश कर चुके हैं, कुछ भी आपसे बचा नहीं है। सिर्फ समझ जाओ कि ये फाइनल हम लोग खेल रहे हैं। मान लो हम लोगों का एग्जाम अब केवल 1 महीने रह गया है या 15 दिन रह गया है, केवल 1 सप्ताह रह गया है, उस विचार से आप इसे पढ़ रहे हैं। फटाफट सब कुछ बहुत क्विक रिवीजन करिए आप हर चीज का, ठीक है ना जी, इस विचार भाव से आप पढ़िए। इन व्हाट एक्ट एंड सीन डेस्डिमोना इज किल्ड बाय अथेलो? क्लियर, मतलब कह रहा है कि अथेलो में, अथेलो जो है वो अपनी पत्नी डेस्डिमोना को मार देता है। अब कह रहा है किस एक्ट और किस सीन में मारता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक्ट 5 होता है और सीन जो होती है, और वो और जो सीन होती है जी वो 2 होती है। आप लोग इसको एक ऐसे याद रखो हमेशा, AS 52, ठीक है ना जी। ऐसे 52 हिंदी अंग्रेजी दोनों में मैं आपको बाइलिंगुअल होके पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। आगे ध्यान दो, फिर आगे कह रहे हैं चौथे प्रश्न में, ध्यान देना। अथेलो इज, अथेलो इज कॉल्ड अ ब्लैक हॉर्स लैम डॉग, यानी अथेलो को क्या कहा जाता है, बताइए जरा। अथेलो जो होता है, एक्चुअली देखिए आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा है अथेलो में, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं यूट्यूब पर बहुत जल्द ही आपको दूंगा, आप मेरे चैनल से जुड़िए, ठीक है ना जी। ओके, तो आप उस पर पढ़िएगा। मैं पूरा, जैसे आपने हैमलेट को पढ़ा है, मैंने हैमलेट को आप लोगों को पढ़ाया है, जैसे आप लोगों ने हैमलेट को पढ़ा है सेम उसी तरह मैं अथेलो को भी पढ़ाऊंगा, और आप लोगों के लिए एक एक छोटी से छोटी पॉइंट पे मैं डिस्कस करता हूं जी। एक बार आप उस वीडियो को देख कर देखें, थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ें और समझें, देखिए आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। क्या है जी, अथेलो की निंदा की जाती है क्योंकि वो काले रंग का होता है ना जी, उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ब्लैक हॉर्स लैम डॉग रैम, उसको जी ब्लैक रैम कहा जाता है, याद रखिएगा ध्यान से। आगे कहते हैं हु इज गवर्नर ऑफ सिप्रस इन अथेलो? जब अथेलो को सिप्रस भेजा जाता है, कहानी जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे, नहीं पढ़े तो आप सीधे तौर पे प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। कहते हैं कि हु इज गवर्नर, देखिए मैं चाहता तो इसको एमसीक्यू टाइप का दे सकता था जी, हमेशा एमसीक्यू पे तैयारी करने की कोशिश में ना रहो, ठीक है, मैं भी लाऊंगा आप लोगों के लिए एमसीक्यू, लेकिन क्या होता है कि उससे आपकी तैयारी में वो रंग नहीं आता है जो रंग आना चाहिए। सीधे प्रश्न का जवाब हमारे दिमाग और हमारी जुबान पे होना चाहिए जी, राइट। तुरंत कहते हैं हु इज गवर्नर ऑफ सिप्रस इन अथेलो? अथेलो में जो सिप्रस का गवर्नर है, जब अथेलो वहां जाता है, सिप्रस का गवर्नर कौन होता है? बहुत, ये सब प्रश्न जी मॉन्टोनो, कौन होता है जी? मॉन्टोनो, ध्यान दीजिएगा, एक एक प्रश्न का जवाब हम आपके दे रहे हैं।
सुनते जाइए और अपने को टेस्ट करिए जी। राइट, आगे चलते हैं हम लोग, आते हैं छठे प्रश्न पे। कहता है कि आई केयर नॉट फॉर दाई स्वॉर्ड, मैं तुम्हारी तलवार की परवाह नहीं करती हूँ। दिस लाइन अपीयर्स इन अथेलो अटर्ड बाई, कौन कहता है कि मैं तुम्हारी तलवार की परवाह नहीं करती हूँ, है ना जी। ये शब्द जो होता है ये इमीलिया बोलती है। अब हमें बताइएगा इमीलिया किसकी जो होती है, वो पत्नी होती है ना जी, है ना। तो कहती है कि मैं तुम्हारी तलवार से नहीं डरती हूँ, ठीक है, ओके। और किसकी तलवार से नहीं डरती हूँ, इसमें जो खलनायक होता है उसका क्या नाम होता है, मुझे जरा बताना आप लोग। क्लियर, तो ये शब्द इमीलिया बोलती है। और अब मुझे बताइएगा, आप लोग कमेंट करिएगा कि अथेलो में इमीलिया का पति कौन होता है, और वही विलेन होता है जी। राइट, समझ में आया कि नहीं, वही षड्यंत्रकारी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, सातवें प्रश्न पे आइए। सिंपल लेडी इज अ करेक्टर इन व्हाट वर्क ऑफ मिल्टन, यानी सिंपल लेडी नाम की करेक्टर मिल्टन के किस वर्क में होती है। ध्यान से पढ़ते जाइए प्रश्न को, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो मैं बताऊं कि ये एक सिंपल लेडी का जिक्र आता है जी कॉमर्स में। और अब मैं प्रश्न आपको जवाब भी देता जा रहा हूं, आपसे प्रश्न भी करता जा रहा हूं, अपने दिमाग पर आप जोर दीजिएगा और बताइए कॉमर्स मिल्टन की क्या है, किस तरह का ये वर्क है। ये बैलेड है, सोनेट है, एलजी है, मास्क है, ठीक है जी, नॉवेल है, शॉर्ट पोएम है, क्या है ये बताइएगा। तो सिंपल लेडी कहाँ आती है मिल्टन के, कॉमर्स में। ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह से जी मैं आप लोगों के लिए लगभग, अभी तो मैं कम प्रश्नों के साथ आ रहा हूं क्योंकि इधर ऑफलाइन में व्यस्तता ज़्यादा है। मैं जैसे ही थोड़ा सा अपने को खाली पाता हूं, मैं आप लोगों के लिए एक लंबी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित होऊंगा। और जिस तरह मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया है कि आपकी एक फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी, और आप लोग बिल्कुल भी आप लोगों को परवाह करने की जरूरत नहीं होगी, और आपकी कंप्लीट सोल्यूशन लाने की मैं कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं हु इज वेरी क्लोज एंड लॉयल टू एंटोनी, ठीक है ना जी। अब एंटोनी का बहुत क्लोज कौन होता है और लॉयल वफादार कौन होता है, एंटोनी और क्लियोपैट्रा की बात हो रही है जी। ये समझ जाओ, अगर कोई चीज है तो आपको प्रश्न और जवाब, आपके ज्ञान बढ़ रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, तो इसको मैं कह रहा हूं इनो बैरबस। लिखते जाइए, आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं हो तो आप एक नज़र पढ़ डालिएगा, मैं ये सब आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन मैंने सोचा कि लेवल 3 के भी प्रोग्राम को थोड़ा शुरू करना चाहिए, क्योंकि बड़े लंबे समय से मैं बातें ही कर रहा हूँ कि लेवल 3 का मैं शुरुआत करूँगा, और अगली बार मैं आप लोगों के बीच में MCQ के साथ आऊँगा, और उन प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा जो अब तक TGT PGT में आ चुके हैं। लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं शामिल करना चाहता मेरे साथियों, क्योंकि आप लोग उन्हें पढ़ चुके होंगे, आप लोग उनसे अक्वेंट होंगे, लेकिन मैं भी उनको आपको पढ़ाऊंगा, और उनको बड़े ही बहुआयामी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। हर एक प्रश्न का वजन बढ़ाते जाओ, कुछ ना कुछ नया सीखते जाओ, ठीक है ना। ओके, हु इज वेरी क्लोज एंड लॉयल टू एंटोनी, तो इनो बारबस हो ही गया जी, आपने जान लिया। आगे ध्यान देते हैं, फिर कहते हैं मीनस इज अ माइनर करेक्टर। माइनर तो जानते होंगे, माइनर का मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, छोटा मोटा, है ना। छोटा मोटा आप समझते होंगे, जैसे मैंने कहा कोई छोटी मोटी बात हो, माइनर इश्यू ना। ओके, एक माइनर जो कम महत्वपूर्ण, ठीक है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण करेक्टर नहीं है ये, लेकिन होता है, पूछे जाते हैं जी। देखिए 2016 और 2022 में आप देखिए कि बहुत से जो माइनर करेक्टर हैं उनको भी पूछा गया है, जो नौकर हैं, सर्वेंट हैं, इन सबको भी पूछे गए हैं जी। ओके, तो माइनर में कहते मीनस अ माइनर करेक्टर अपीयर्स इन व्हाट वर्क ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के किस किस वर्क में जो होता है वो मीनस नाम का करेक्टर आता है। तो फिर आपको मैं जवाब देता हूं जी, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ठीक है ना। एंटोनी और क्लियोपैट्रा में इसका जिक्र आता है, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। आप लोग अगर लेवल 3 के प्रोग्राम पे अपने आप को असहज पाते हैं, तो आप इस बात को थोड़ा सा, ये आपके लिए एक संकेत भी हो सकता है कि आपको लेवल 2 पे और वर्क करने की जरूरत है जी। अच्छे से सबकी कहानी को
हर एक नॉवेल को, हर एक ड्रामा को, हर एक प्ले को, मतलब बहुत अच्छे से उसको पढ़ के रखिए। हम लोग लेवल 3 के कार्यक्रम को कंटिन्यू रखेंगे। चलिए जी, ओके, आगे बढ़ते हम लोग। फिर कहते हैं हु इज चार्ज विद ट्रीजन। ट्रीजन आप जानते होंगे जी, राष्ट्रद्रोह, वतन से गद्दारी, देशद्रोह, समझते होंगे जी। कहते हैं हु इज चार्ज विद ट्रीजन इन एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। एंटोनी और क्लियोपैट्रा में कौन ऐसा करेक्टर है जिसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगता है? तो इसमें विकल्प आपको दिए जाते हैं परीक्षा में, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर आपने एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा या कोई भी चीज पढ़ रखा है तो थोड़ा हम लोग उन प्रश्नों को भी हल करेंगे जिनमें विकल्प नहीं होंगे, यानी सीधे तौर से हम उन्हें जवाब देने के लिए अभ्यस्त होंगे और जवाब देने की हम लोगों में क्षमता भी होगी, राइट। तो इनका नाम है जी एल लेपिडस। ध्यान देते जाइए, थोड़ा सा सही नहीं लिख गया जी क्या? लेपिडस, ठीक है ना, ओके। आगे हु ब्रिंग्स ऑफर ऑफ इम्पार्ल। देखिए कौन लाता है, इम्पार्ल माने आप जानते ही होंगे संधि, ठीक है ना, ओके। हु ब्रिंग्स ऑफर ऑफ इम्पार्ल फ्रॉम ऑक्टेवियस टू क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा के लिए ऑक्टेवियस की तरफ से कौन संधि का प्रस्ताव लाता है? तो ये जी होते हैं, बताइए, प्रोक्लैमियस लाता है क्या, क्लाउन लाता है, अमेट सर्वेंट की, नन ऑफ दिस। तो इसमें कौन है जी? प्रोक्लैमियस। याद रखिएगा, अगर किसी भी वर्क को पढ़ा जाए तो अच्छे से पढ़ लो, हर एक पॉइंट को आप ध्यान में रखते चलो, ठीक है ना जी। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप वास्तव में टीजीटी, पीजीटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो जो बातें सबको पता है वो हमें भी पता होनी चाहिए, और जो बातें किसी किसी को पता हो, यानी बहुत कम लोगों को पता हो, वो भी हमें पता होना चाहिए, तब हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो जो बहुत बार प्रश्न में आए हुए हैं, आप उन्हें बार बार पढ़ते हो, तो जो चीजें आपको ना भी पता हो उन्हें भी पता करने की कोशिश करो, अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाने की कोशिश करो, ताकि प्रश्नों का लेवल कुछ भी हो, आपकी सफलता में कोई संदेह ना हो जी। हमारी इस हम्बल सजेशन को थोड़ा विचार करके देखिएगा, ओके। कहते प्रोक्लैमियस, हु ब्रिंग्स ऑफर ऑफ इम्पल्स फ्रॉम ऑक्टेवियस टू क्लियोपैट्रा, प्रोक्लैमियस, ठीक है ना जी। आगे इसी तरह से लंबी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपके बीच में आते रहेंगे। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्लियर। हु इन्फॉर्म्स एंटोनी दैट क्लियोपैट्रा हैज कमिटेड सुसाइड। यानी कि कौन एंटोनी को बता देता है कि क्लियोपैट्रा ने सुसाइड कर लिया है? एंटोनी को कौन बता देता है कि क्लियोपैट्रा ने सुसाइड कर लिया है, यानी आत्महत्या कर लिया है जी? तो देखिए, बताइए जरा, ये चामियन है कि कॉमस है, इनोबार्बस है, ऑक्टेवियस है, कौन है जी? इसमें यही है, चामियन, राइट। यही बताता है एंटोनी को कि क्लियोपैट्रा ने आत्महत्या कर लिया है, ध्यान दीजिएगा जी, ओके। फिर कह रहे हैं हु एक्सपोजेस टू एंटोनी दैट क्लियोपैट्रा इज अलाइव। यानी एंटोनी को कौन बताता है कि क्लियोपैट्रा अभी जीवित है, ठीक है ना। तो जबकि वो मतलब क्लियोपैट्रा मरी नहीं थी। अब कहानी के बीच में मैं नहीं जाना चाहता, अब आपको पता चल ही जा रहा होगा कहानी। हु एक्सपोजेस टू एंटोनी, एंटोनी को कौन ये बात बता देता है दैट क्लियोपैट्रा इज अलाइव? तो ये भी होता है जी डैमेजिस, ओके। आगे आइए 17 नंबर पे, हु फेचेस स्नैक। अब देखिए टू क्लियोपैट्रा, अब क्लियोपैट्रा कौन है, तो सांप लाने की बात क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा जी, ठीक है ना जी, ओके। कहानी को आप पढ़ लिए हैं, अब मैं कहानी को बार बार थोड़ा मैं बहुआयामी होने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं जी, देखिए लेवल 3 का प्रोग्राम है, इसीलिए मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 3 में आज लिटरेचर है हम लोगों के सामने। हम लोग लैंग्वेज पे भी खूब बात करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज और लिटरेचर का मजबूत कॉम्बिनेशन ही आपकी सफलता को सुदृढ़ कर सकता है, सुनिश्चित कर सकता है। अगर आपकी लैंग्वेज कमजोर हुई तो आपको बहुत, मैं ये नहीं कह सकता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं वो बात कहना नहीं चाहता। ये बात आप समझ जाइए कि लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों के मजबूत कॉम्बिनेशन ही
आपको टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस कोई भी एग्जाम होते हैं जहाँ कंपटीशन इतना हार्ड होता है, वहां पे हमारे पास दोनों स्तंभ हमारे मजबूत होने चाहिए। तो मैं उस पर भी काम करूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए जी। हु एक्सपोजेस क्लियर टू एंटोनी दैट क्लियोपैट्रा इज अलाइव, है तो हो ही गया। हु फेचेज स्नैक टू क्लियोपैट्रा, यानी जब क्लियोपैट्रा अपनी आप को मार लेती है, कैसे मारती है क्लियोपैट्रा, अपने आप को सांप से डसा लेती है, यानी सांप से कटा लेती हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए जी, स्नैक होता है, मैंने बार बार कहा कभी मैं वोकैब नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक एक शब्द को मैं आपको पूरा व्याख्या करूंगा। सांप का रेंगना कराल होता है, सांप का काटना जी बाइट होता है ना जी, और सांप के विष को जो होता है वो वेनम कहते हैं। समझ में आया? सांप की तरह जो होता है वो सर्पेंटाइन कहते हैं। चलिए आगे मुझे बताइएगा जी, ठीक है ना जी, ओके। और सांपों का विज्ञान क्या होता है? क्लियर, साइंटिफिक स्टडीज ऑफ स्नैक, ठीक है ना। जल्दी मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों पे ये सवाल का जवाब चाहता हूं। मतलब जब आप किसी चीज पे रहो तो विचार करते रहो, सांपों का विज्ञान बताइएगा, साइंटिफिक स्टडीज ऑफ स्नैक, ओके। चलिए आगे कहते हैं, तो कौन लाता है वो उनके लिए सांप, बताइए जी, कौन लाता है उनके लिए सांप? तो इनके लिए जो सांप लाता है वो क्लाउन लाता है, ठीक है ना, ये होता है क्लाउन, ठीक, एक विदूषक होता है वही लाता है। चलिए कहते हैं, हु थिंक्स दैट प्लेजर इज चीफ, वन माने कोई, आगे कह रहे हैं सवाल थोड़ा सा देखिए जी, वन हु थिंक्स दैट प्लेजर इज, कोई व्यक्ति, समवन कोई, हु थिंक्स जो सोचता है, दैट प्लेजर इज चीफ थिंग इन लाइफ इज कॉल्ड, कोई व्यक्ति जो ये सोचता है कि आनंद ही जीवन में सबसे मुख्य चीज है, तो आप हमें बताइए कि उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हेडोनिस्ट। पढ़ाएंगे आगे आपको लिटरेरी टर्म में, और लिटरेरी फॉर्म को भी सब पढ़ाया जाएगा, इसी से आप लोग जानते होंगे हेडो, ठीक है ना जी, हेडोनिस्ट कहा जाता है, सुखवादी, वन हु थिंक्स दैट प्लेजर इज चीफ थिंग इन लाइफ, कोई व्यक्ति जो ये सोचता है कि जीवन में आनंद ही सर्वोपरि चीज है और आनंद लिया जाना चाहिए, चाहे वो सही तरीके से चाहे वो गलत तरीके से, ठीक है ना, तो हेडोनिस्ट। आगे अब आगे 19 नंबर प्रश्न पे आप लोग देते हैं, फिर कह रहे हैं हम लोग कि इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में, ठीक है ना, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इज वेरी कॉन्फिडेंट, मिल्टन को बड़ा विश्वास होता है, बड़ा विश्वस्त होता है, टू हैव ग्रेस एंड हेल्प फ्रॉम म्यूज, जब वो म्यूज का आह्वान करता है, म्यूज को इन्वोक करता है, मिल्टन म्यूज का इन्वोक करता है, तो उसको इस बात का बड़ा भरोसा होता है कि म्यूज उसकी मदद करेंगी। आप वो जरा सा पढ़ के देखिए, जो मिल्टन की शुरुआती जहां मिल्टन इन्वोक करता है म्यूज का, आप उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआती लाइनें, आपको पता चल जाएगा जी, ठीक है ना, ओके। तो कहते हैं जो वो म्यूज का आह्वान करता है, तो कहता है कि उस वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि उसको म्यूज का समर्थन मिलेगा, उसको म्यूज सहायता प्रदान करेंगे, बिकॉज क्योंकि ही हैज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसके पास है, क्या है जी, अपराइट थॉट, कि क्लियर थॉट, कि आयरन विल मजबूत इच्छाएं, क्लियर विच इज लव्ड द बेस्ट बाय म्यूज, जिसको म्यूज सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। तो किस कौन सी ऐसी चीज मिल्टन के पास है जो म्यूज के द्वारा पसंद भी किया जाता है, और इसीलिए मिल्टन को बड़ा भरोसा होता है कि म्यूज उसकी प्रार्थना को कबूल करेंगी और म्यूज उसको समर्थन करेंगी, म्यूज उसके ग्रेट टास्क को कंप्लीट करने में मदद करेंगी। तो सबसे बड़ी बात देखिए, मैंने ये शब्द आपको जहां सीधा सीधी सीधे पढ़ाया था, वहां अपराइट भी बताया था कि अपराइट थॉट होता है। अपराइट थॉट का मतलब हो गया ऑनेस्ट थॉट, मतलब निष्कपट विचार, जिसके विचार शुद्ध हो, जिसके विचार पवित्र हो, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना ना हो, सरल हो, शुद्ध हो, सीधा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं अपराइट। पढ़िएगा, ये शब्द मिलेगा उसमें आपको, ठीक है ना जी। सभी लोग आगे चलते हैं, देखिए व्हेन वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड टू राइट, अगला ध्यान दीजिएगा,
प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला को आप मेरे साथ हल कर सकते हैं जी, आप केवल जुड़ना है मेरे साथ, है ना। ओके। व्हेन वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड, जब वर्ड्सवर्थ ने हल की शुरू किया टू राइट लिखना द प्रीलूड। अब मैं प्रीलूड के बारे में काफी बात करूंगा बाद में। ही वाज कितने का था, 28 साल का कि 34 की 45 की 32, बताइए कितने का था। तो इसका सही जवाब है जी, मिल्टन उस समय 28 ईयर्स ओल्ड था। ठीक है ना। अब देखिए आगे के प्रश्न, देखिए दूसरे प्रश्न है आपके, कल की क्लास में मैं इसके आप लोगों को पढ़ा दूंगा। बहुत सारे प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला को लेकर हम आएंगे आपके बीच में, और मैं चाहता हूं कि बहुत कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया जाए, ताकि आप लोगों की तैयारी एकदम से कंप्लीट हो और आप अपनी परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित कर सके। ठीक है ना। अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार।